हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टीचिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए, जो कि मैथ्स की पेडागोजी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं? सेल्फ स्टडी से मतलब क्या समझ रहे हैं आप? मतलब जिसमें खुद से पढ़ना, इंडिविजुअल जो स्टडी होती है वो सेल्फ स्टडी होती है। सुपरवाइज्ड स्टडी मतलब किसी की सुपरविजन में स्टडी करना, जैसे टीचर बच्चे की हेल्प कर रही है या सुपरवाइज कर रही है किसी प्रॉब्लम। रिव्यू का मतलब क्या है? रीव्यू यानी दोबारा से देखना, और क्या कह सकते हैं? रीलुक या रिकॉल। तो किसी चीज़ को दोबारा से पढ़ना जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, असाइनमेंट, ड्रिल वर्क तो कह सकते हैं एक तरह का साइकोलॉजी प्रिंसिपल से फॉलो करता है, जिसमें कि लर्निंग बाय डूइंग वो ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट करता है। होमवर्क जो आप घर पे बैठ के काम करते हैं, जो आपको स्कूल से कुछ होमवर्क मिलता है उसे आप घर में दोबारा से करते हैं या पहले करते हैं। ओरल वर्क यानी वाइवा टाइप जो भी वर्क होता है, रिटर्न वर्क एंड ग्रुप वर्क। अब हम सबको इंडिविजुअली सबको पढ़ेंगे। सबसे पहला है ड्रिल इन मैथमेटिक्स। ड्रिल इन मैथमेटिक्स से क्या है? ये जो होता है ये लर्निंग बाय डूइंग या इसको लॉ ऑफ एक्सरसाइज कह सकते हैं। ये साइकोलॉजी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जिसमें लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना, जिसको किसने बताया है? जिसको बताया है जॉन डीवी ने। यानी करके सीखना, किसी चीज़ को करके पढ़ना, लिख लिख के पढ़ना है या प्रॉब्लम को सॉल्व कर करके किसी चीज़ को समझना या किसी फॉर्मूले को याद करना। तो ये हो जाएगा ड्रिल इन मैथमेटिक्स। ड्रिल टीचिंग मेथड है। एफिशिएंट मीडियम फॉर रैपिड मेमोराइजेशन ऑफ डिटेल्स। इससे क्या होता है? हम बहुत जल्दी किसी चीज़ को याद कर लेते हैं या रट्टा मार लेते हैं। जैसे हम ड्रिल का मतलब क्या है? किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते रहना। तो उसी से हमारा मेमोराइजेशन यानी किसी चीज़ का हम रट्टा मार रहे हैं, तो उसमें भी क्या होता है? बार बार हम किसी चीज़ को पढ़ते रहते हैं तो वो हमें याद हो जाती है। प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। ड्रिल में हम खुद से ही लर्न करते रहते हैं, तो वो एक हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जिससे हम खुद से पढ़ रहे हैं और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। मतलब हमने एक बार पढ़ा किसी चीज़ को, तो फिर हम देख रहे हैं उसमें क्या क्या गलतियाँ हैं, फिर हम उसे रट्टा मार रहे हैं, फिर देख रहे हैं। तो ड्रिल इन मैथमेटिक्स में क्या है? ये लर्निंग बाय डूइंग को फॉलो करता है या लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एफिशिएंट मीडियम फॉर रैपिड मेमोराइजेशन ऑफ डिटेल्स। इम्पॉर्टेंस क्या है ड्रिल वर्क का? इसमें जो हमने याद किया है वो हमें बहुत टाइम तक याद रहता है, क्योंकि हम उसे बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कोई फॉर्मूला है, ए प्लस बी का स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम इस फॉर्मूले से रिलेटेड अगर 10-15 क्वेश्चन कर लेंगे तो उससे हमें वो फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और वो हमें ज़्यादा दिन तक भी याद रहेगा। इट इज़ गुड फॉर बिगनर्स। ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा मेथड माना जाता है। क्यों? क्योंकि पहले शुरुआत में तो हमें किसी चीज़ का अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो अगर हम उसे करके सीख रहे हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। इसमें हमारी मेमोरी चेक होती है। मेमोरी कैसे चेक होती है ड्रिल वर्क में? मतलब किसी चीज़ को हम जैसे याद कर रहे हैं और फिर हमने उसी चीज़ का टेस्ट दिया, तो उससे हमारी मेमोरी चेक होती है कि हमने जो याद किया था वो हमें याद है या नहीं। दूसरा है होमवर्क इन मैथमेटिक्स। यानी होमवर्क इन मैथमेटिक्स कैसे, यानी होमवर्क कैसा टीचिंग मेथड है ये हम देखेंगे। इट यूटिलाइजेज द लेजर टाइम ऑफ द चाइल्ड। होमवर्क से क्या होता है? जो बच्चों का खाली टाइम होता है वो यूटिलाइज हो जाता है, यानी फ्री टाइम। लेजर को हम क्या कह सकते हैं? फ्री टाइम, जिसमें हम खाली बैठे हों, तो उससे हमारा खाली टाइम आराम से यूटिलाइज हो जाता है। हैबिट ऑफ रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क। अगर हमें होमवर्क मिलता है तो उससे क्या होता है? हमारा काम करने का जो एक हैबिट बनी रहती है वो हमारी अच्छी बनी रहती है। हम रोज़ अगर हमें होमवर्क मिल रहा है तो उससे हमारी एक हैबिट बन जाएगी काम करने की। और रेगुलरिटी कैसे? अगर रोज़ मिल रहा है तो हम उसमें रेगुलर कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो सीखते भी रहेंगे। प्रैक्टिस ऑफ गेन्ड नॉलेज। अब हमने कोई चीज़ स्कूल में पढ़ी, अब हम उसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि टीचर क्या करते हैं? जो चीज़ पढ़ाते हैं उसी के बारे में कहते हैं कि आपको
इसको लिख के लाना है। जैसे कहते हैं कि इसको आपको शॉर्ट नोट लिख के लाना है, अगर किसी और सब्जेक्ट में देखेंगे। और मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में ये होता है कि टीचर 2-3 क्वेश्चन कराएगा और होमवर्क में दे देगा पूरी एक्सरसाइज करके लाओ, यानी होल एक्सरसाइज करके लाओ, तो ये होमवर्क के अंदर आ जाएगा। प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। अब जैसे हमसे बोल दिया गया कि हमने, जैसे साइंस में अगर हमें पढ़ाया जा रहा है कोई टॉपिक, उसके बाद क्या कह दिया जाता है कि आप इसके बारे में पढ़ कर आइए, तो बच्चा घर में जाके उसको पढ़ रहा है, तो ये सेल्फ स्टडी को भी प्रमोट कर रहा है। ओरल वर्क इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में ओरल वर्क कैसा टीचिंग मेथड है ये देखते हैं। मेमोरी ऑफ द चाइल्ड इज टेस्टेड। ओरल वर्क में जो मेमोरी होती है वो हमारी टेस्ट की जाती है। ये कैसे, अगर हम कोई चीज़ को याद कर लिए हैं और हमें वही चीज़ सुनानी है वाइवा के थ्रू, तो उससे हमारी मेमोरी टेस्ट होती है, यानी हमारा उससे इंटेलिजेंस भी देखा जाता है कि हमारा कितना हमें याद है। कॉन्फिडेंस इज डेवलप्ड। अगर हम कोई चीज़ ओरली बता रहे हैं, ओरली बता रहे हैं, तो उससे हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगा और हमारा कॉन्फिडेंस भी डेवलप्ड होगा। कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, मतलब जैसे बोलने में दिक्कत हो रही है या पहले हम थोड़ा सा डरते हैं बोलने में, तो अगर हमारा ओरल होगा या हमारा वाइवा होगा तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा किसी के सामने बोलने का। अगर हमसे ओरल कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उससे हमारी थिंकिंग, मतलब हम सोचते हैं कि हाँ हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो उससे जो रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं वो हम सोचते हैं, तो इससे हमारी थिंकिंग, इमेजिनेशन कैसे, यानी कोई कोई ऐसा टॉपिक दे दीजिए जैसे हम, जिसके बारे में हमने सिर्फ सुना है या देखा, मतलब इतना याद नहीं किया, तो उससे हमारी इमेजिनेशन भी डेवलप होगी। और अंडरस्टैंडिंग, मतलब कोई चीज़ पूछी जा रही है तो उसको आप समझ के तो बताएंगे, तो अंडरस्टैंडिंग पावर भी चाइल्ड की डेवलप होती है ओरल वर्क से। प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट कैन बी चेक्ड प्रॉपरली बिफोर टीचिंग द न्यू टॉपिक। अब ये जो पॉइंट है ये हमारा लेसन प्लान में भी बहुत यूज़फुल था, जिसमें कि पहले जब हम इंट्रोडक्टिव क्वेश्चंस पूछते थे तो उसके पहले हम प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ओरल वर्क में भी क्या है कि हम पहले प्रीवियस नॉलेज को चेक कर लेते हैं कि बच्चे को कितना पता है इसके बारे में पढ़ाने से पहले। रिटन वर्क इन मैथमेटिक्स। लर्निंग बाय दिस मेथड इज रिटेनेबल फॉर लॉन्गर टाइम। ये तो आपको पता ही होगा, जब हम कोई चीज़ लिख के पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा दिन तक याद रहती है, एज कंपैरिजन टू जब हमें याद करके पढ़ते हैं, मतलब लिख के नहीं पढ़ते। तो लर्निंग बाय दिस मेथड इज रिटेनेबल फॉर लॉन्गर टाइम, यानी ज़्यादा दिन तक याद रहती है। मेमोरी ऑफ द चाइल्ड कैन बी टेस्टेड। रिटन वर्क में मेमोरी कैसे टेस्ट हो रही है, हमें कोई सी चीज़ के बारे में, जैसे हमें कोई रैंडम कोई चीज़ पूछ ली गई कि आप a² माइनस b² का फॉर्मूला बताइए, तो इससे हमारी मेमोरी कैसे टेस्ट होगी, हम इसको, या तो हमने अगर पहले कहीं पढ़ा है तो हम उसको लिख पा रहे हैं कि नहीं, तो इससे हमारी मेमोरी टेस्ट होगी। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको दूसरे फॉर्मूले से डिराइव कर लेंगे या किसी और से, तो उससे हमारी मेमोरी टेस्ट होगी। एक्सप्रेशन एंड राइटिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट कैन बी चेक्ड। रिटन वर्क है तो राइटिंग पावर भी चेक होगी कि कितना हम लिख पा रहे हैं और कितना हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ये भी रिटन वर्क से हमारा चेक कर सकते हैं। मिस्टेक्स भी आराम से पता लगाई जा सकती है कि हमारी कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, यानी हमारी कहाँ पे वीकनेस है। टाइम कंज्यूमिंग, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। क्या है इसका एक, ये डिसएडवांटेज है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है इस मेथड में। नॉट सुटेबल फॉर फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन, ये मेथड फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए सुटेबल नहीं होता। ग्रुप वर्क इन मैथमेटिक्स, ये बहुत अच्छा मेथड है ग्रुप वर्क, जिसमें बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सोशली इंटरेक्शन
के थ्रू हम किसी चीज को पढ़ते हैं। लर्न बाय सोशली इंटरेक्शन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड ओपिनियन। ग्रुप वर्क में क्या होता है मेनली, हम अपने जो हमारे व्यूज होते हैं, जो हमारे आइडियाज होते हैं, वो हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ही तो करते हैं। कुछ हम अपना बता रहे हैं, कुछ वो बता रहा है, तो इससे हमारे जो आइडियाज हैं वो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। टू हेड्स आर बेटर देन वन। इसका मतलब क्या है कि हम किसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है कि उस कंक्लूजन में पहुंचने से पहले हम 2-3 लोगों की राय ले लें एज कंपैरिजन टू एक लोग। मतलब एक लोगों से अच्छा है कि हम 2-3 लोगों की राय ले लें। यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड लर्निंग फ्रॉम वन अनदर, यानी हम अपने पहले के एक्सपीरियंस को भी इसमें यूटिलाइज करते हैं। बेस्ट एज इन विच ग्रुप में बी प्रॉफिटेबल इज द एज फ्रॉम 8 to 12। 8 to 12 कौन सी एज है? 8 to 12 हमारी आ जाएगी उत्तर बाल्यावस्था, यानी लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड जो होती है, तो आपको पता ही है कि वो उस उस एज में जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर ग्रुप में ही रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। तो ये सबसे अच्छी एज मानी जाती है जिसमें बच्चे जो होते हैं वो ग्रुप में वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सेल्फ स्टडी इन मैथमेटिक्स। सेल्फ स्टडी से मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंटली स्टडी, या कह सकते हैं इंडिविजुअल स्टडी। मतलब इसमें जो बच्चा होता है वो खुद से ही काम करता है या खुद से ही पढ़ता है। चाइल्ड गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू यूज हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इसमें बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें वो अपनी नॉलेज, टू यूज हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जो उसके खुद के एक्सपीरियंस है उनको यूज करने का मौका मिलता है सेल्फ स्टडी में। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, इसमें पूरा टाइम का बच्चा आराम से यूटिलाइज कर लेता है। डेवलप्स द ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है? ह्यूरिस्टिक मेथड जो होता है वो एक तरह का डिस्कवरी मेथड, मतलब खोज विधि, उसको हम कहते हैं हिंदी में खोज विधि, यानी खोज करके किसी चीज को पढ़ना। ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है खोज विधि। इसको किसने बताया था? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। तो इसमें जो डेवलप्स द ह्यूरिस्टिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, सेल्फ स्टडी में खुद से वो खोज करके पढ़ रहा है, तो कैसा हो गया? ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, वो खुद से कर रहा है। बेस्ट वे टू सप्लीमेंट द क्लास वर्क, ये सबसे अच्छा तरीका होता है सेल्फ स्टडी, जिससे जो बच्चा होता है वो क्लास वर्क को खुद से पढ़। अब हम देखेंगे सुपरवाइज्ड स्टडी इन मैथमेटिक्स। सुपरविजन या सुपरवाइज से आप क्या समझते हैं? मतलब हेल्प और गाइड बाय द टीचर। टीचर सॉल्व्स चाइल्ड्स इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स बाय सुपरवाइजिंग, यानी बच्चे को टीचर सुपरवाइज कर रहा है उसके काम करने में। फॉर्मल एटमॉस्फेयर फॉर स्टडी। फॉर्मल एटमॉस्फेयर क्यों है? क्योंकि टीचर उसको गाइड कर रहा है, और पहले क्या था? सिर्फ टीचर सेंटर्ड थी, और अब कैसी एजुकेशन हो गई? चाइल्ड सेंटर्ड, जिसमें कि टीचर उसको गाइड कर रहा है, तो ये एक तरह का फॉर्मल एटमॉस्फेयर बन रहा है। चाइल्ड एंड टीचर रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द स्टडी। बच्चे की हेल्प टीचर कर रहा है, उसको गाइड करने में, उसको बताने में, उसकी हेल्प करने में, तो दोनों लोग एक्टिव हैं। टीचर सर्व एज अ गाइड, इसमें क्या है? टीचर सर्व एज अ गाइड। रिव्यू इन मैथमेटिक्स, किसी चीज को दोबारा से रीलुक, रिव्यू यानी दोबारा से देखना। जो चीज हम पहले कर चुके हैं उसी को दोबारा से रिकॉल करना, इसी को कहते हैं रिव्यू और न्यू लुक। रिव्यू और न्यू लुक, रिकॉल और न्यू लुक एट द यूनिट विच हैज बीन स्टडीड। जो चीज हमने पहले से जो यूनिट पढ़ ली है उसी को दोबारा से रिकॉल करना और
दोबारा से देखना पर एक दूसरी नजरिए से, तो उसी को क्या कहते हैं, रिव्यू। ब्रेन स्टॉर्मिंग इन मैथमेटिक्स, ये मेथड कैसा होता है, ये एक तरह का डेमोक्रेटिक और प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है। मतलब इसमें जो बच्चा होता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व, या इसको कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव, इसमें जो हमारे कॉग्निटिव और अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य होते हैं वो इससे अचीव्ड हो जाते हैं, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। इट प्रोवाइड्स मोर आइडियाज एंड व्यूज ऑफ द चाइल्ड, इसमें जो बच्चा होता है वो ग्रुप में वर्क करता है, ग्रुप में वर्क करता है और किसी चीज को सॉल्व करता है, यानी किसी चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कैसे सॉल्व करता है, खुद से सॉल्व करता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज बेस्ड ऑन द assumption that a child can learn better in a group rather than in an individual study। ये क्या बताता है कि जो बच्चा है वो ग्रुप में ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकता है rather than in individual study, यानी अकेले की पढ़ाई से जो अच्छा होता है वो ग्रुप की स्टडी होती है। इस टेक्निक से बच्चे की क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी को बढ़ावा देती है, यानी इनकरेज करती है, इनकरेज करती है। ये तो हमें पता ही है कि इससे हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड हो जाते हैं। कैसे, क्योंकि अगर हमें कोई प्रॉब्लम दी जा रही है उसके बारे में हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उससे हमारी हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव्ड हो जाते हैं। इसमें ये मेथड जो होता है वो सारे बच्चों के लिए यूजफुल नहीं है, ये कह सकते हैं सारे बच्चे इस मेथड से नहीं कर पाते। जो अच्छे होते हैं या गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो इस मेथड से ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।